जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इन नारों से अगर आप परिचित नहीं हैं तो आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि देश में एक बार फिर जातीय संघर्ष तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि ये नारे जल्द ही आपको राजनीतिक दलों की रैलियों में सुनाई दें। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष ही नहीं बल्कि एनडीए के घटक दल जैसे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल भी जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर सक्रिय हो चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी फिलहाल इस मुद्दे से दूरी बनाए हुए बैठी है। जातीय जनगणना का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और आखिर भाजपा इस मुद्दे पर चुप क्यों है? अगर भाजपा जातीय जनगणना की पक्षधर नहीं है तो विपक्ष की इस चाल का उसके पास क्या जवाब है? आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जातीय जनगणना देश की राजनीति पर क्या असर डालेगी। देश में समय समय पर जातीय जनगणना की मांग उठती रही है। साल 1931 में आखिरी बार जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे, लेकिन 1951 की जनगणना में जातिगत आंकड़ों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक सीमित कर दिया गया। इसके बाद 1979 में सोशल और एजुकेशनल रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनकी बेहतरी के सुझाव देने के लिए गठित मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिससे पता चला कि देश की 52% आबादी ओबीसी वर्ग से है। इसलिए 1990 में ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% रिजर्वेशन को लागू कर दिया गया। अब अगर फिर से जातिगत जनगणना करवाई जाती है तो विभिन्न जातियां, मुख्य रूप से ओबीसी जाति का जो आंकड़ा सामने आएगा उससे सरकारी नौकरी और संस्थानों में एडमिशन के लिए ओबीसी कोटे का मुद्दा दोबारा शुरू हो सकता है और इससे देश में फिर से मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद वाली परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब भाजपा विपक्ष की इस मांग का क्या जवाब दे सकती है, इस पर बात करते हैं। ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा इस कैटेगरी में आने वाली सभी जातियों को समान रूप से पहुंचाने और इस आरक्षण प्रक्रिया की कमियों की जांच करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आयोग ने 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। हालांकि आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, फिर भी इसे लेकर कई तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। सूत्रों का कहना है कि रोहिणी आयोग ने ओबीसी कैटेगरी को 3 से 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटने की सिफारिश की है, जिससे उन जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सके जिन्हें अभी तक ये लाभ नहीं मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग ने अपने अध्ययन में पाया है कि ओबीसी में शामिल 2633 जातियों में से करीब 1000 जातियों को बीते 3 दशक में एक बार भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है और कुल आरक्षण के 70% का लाभ महज 554 जातियों ने ही उठाया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार की जातिगत जनगणना के बाद विपक्ष जिस तरह से ओबीसी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है, भाजपा को उसकी काट इस रिपोर्ट से मिल सकती है। भाजपा रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की सिफारिश करके विपक्ष के नैरेटिव का मुकाबला भी कर लेगी और ओबीसी वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के बीच अपने जनाधार को भी मजबूत कर लेगी। अगर 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर नजर डालें तो ब्राह्मण, आदिवासी और दलितों के साथ साथ उसका ओबीसी वोट बैंक भी बड़ा है। बीजेपी को ओबीसी के यादवों जैसे बड़े तबके के बजाय उन जातियों का वोट ज्यादा मिला है जिनकी संख्या तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन ये छोटे छोटे समूह मिलकर एक बड़ी आबादी बन जाते हैं। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करना भाजपा के लिए जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि जाति के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण के किसी भी प्रयास का मतलब होगा कि भाजपा अपने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे से अलग हो रही है। जानकारों का कहना है कि पिछले 9 वर्ष में भाजपा ऊंची जातियों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद वाली रणनीति के तहत एकजुट करने में बहुत हद तक सफल रही है। ऐसे में इस रिपोर्ट को लागू करना भाजपा के लिए फायदे और घाटे दोनों का सबब बन सकता है। मेरे परिवारजनों, कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरापना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए
गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? मेरे परिवारजनों, मैं पिछले काफी समय से कह रहा हूं और फिर आज दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को अब कांग्रेस के लोग नहीं चला रहे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, न उनको पूछा जाता है, न वो ये सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं। अब तो कांग्रेस को आउटसोर्स कर दिया गया है। कांग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं, पर्दे के पीछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं, ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करना भाजपा के लिए फायदेमंद रहेगा या नुकसानदायक? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।